हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है ये क्लास 10th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल के चैप्टर फर्स्ट यानी संसाधन और विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को आज देखेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम संसाधन और विकास को पढ़ेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कौन सी चीजें, डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा किस तरीके से ज्यादा रिसोर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट के लिए तो उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इसीलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संसाधन क्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया संसाधन क्या है, एक डेफिनेशन है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ बच्चों संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका कैसे इसका जवाब लिखेंगे, तो इसको देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या कहता है, संसाधन क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और तकनीकी रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध है और साथ ही साथ वो हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करती है। ठीक है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर सकती है या पूरा करती है। ठीक है, जो तकनीकी रूप से हमारे लिए उपयोगी है, आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, हम उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संसाधन हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि संसाधन जो है इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, क्योंकि संसाधन जो होता है ये हमें प्रकृति से भी मिलता है और उसी प्राकृतिक संसाधन को जब हम अपनी तकनीकी और अपनी कुशलता से उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो वो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ठीक है, चलिए आज इसके देखिए क्या कहते हैं, आगे इंग्लिश में देखते हैं इसको। Anything available in the environment that can satisfy human needs and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is called resource, है ना। ठीक है, तो यही चीज बताई गई है कि जो क्या है, जिसे हम ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फेक्शन होती है ना, और तकनीकी रूप से वो हमारे हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से भी जो है हमारे लिए संभव होता है, और जो कल्चर मतलब जो सांस्कृतिक रूप से जो है स्वीकार्य होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अगर हम मानवीय संसाधन की बात करते हैं तो संरचनाओं एवं संस्थाएं, दूसरा मात्रा और गुणवत्ता। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो संसाधनों को अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर देखें तो सबसे पहले जो आएगा वो जैव यानी बायोटिक यानी जीवित चीजें जैसे पौधे और पशु। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जो संसाधन है वो बायोटिक है, जैव संसाधन है। उसके बाद अजैव यानी अबायोटिक यानी निर्जीव चीजें जैसे खनिज और जल, क्योंकि खनिज और जल इनमें जान नहीं होती है इसलिए निर्जीव वस्तु कहलाती है, और निर्जीव वस्तुएं अबायोटिक में आती है। पौधे और पशु ये जीवित चीजें होती हैं क्योंकि ये सांस लेते हैं, इनका इनका जो है विकास होता है। तो जीवित चीजें किस में आती हैं, ये बायोटिक में आती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला नेक्स्ट आगे कहता है सेकंड नवीकरणीयता के आधार पर यानी बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी। नवीकरणीय यानी पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जल और वायु। मतलब जल और वायु वो संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल है, ये हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं यानी होते भी हैं। और अनवीकरणीय संसाधन
ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ये सीमित होते हैं, एक बार अगर खत्म हो जाए तो इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने उत्पत्ति की यानी हमने नवीकरणीय आधार पर, नहीं बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया। ऊपर हमने उत्पत्ति के आधार पर किया था और यहाँ हमने नवीकरणीय के आधार पर संसाधनों का यानी बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हमने संसाधनों का क्लासिफाई किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है स्वामित्व के आधार पर यानी बेस्ड ऑन द ओनरशिप, यानी व्यक्तिगत किसी संसाधन पर जब किसी एक व्यक्ति का जो है हक होता है या अधिकार होता है तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की यानी समुदाय की, जब किसी संसाधन पर किसी कम्युनिटी का किसी समाज का अधिकार होता है तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है, क्योंकि उस संसाधन के ऊपर समाज का सोसाइटी का हक है, इसीलिए स्वामित्व किसका होगा? कम्युनिटी का होगा संसाधन के ऊपर। ठीक है, अगला आता है नेशनल यानी राष्ट्रीय। राष्ट्र जब किसी देश के अंदर कोई संसाधन मिलता है और वो किसकी संपत्ति मानी जाएगी? वो देश की संपत्ति मानी जाएगी, वो नेशनल जो है राष्ट्रीयता के आधार पर जो है वो संसाधन किसका होगा? देश का होगा। और इसके बाद अगर अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मतलब वो संसाधन जिस पर सभी देशों का कुछ ना कुछ हक है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के आधार पर यानी संसाधन का अधिकार कहेंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यानी स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल भी आता है, इसमें कम्युनिटी भी आती है, इसमें नेशनल भी आता है और इंटरनेशनल भी आता है। ये चारों चीजों जो है ये किसके स्वामित्व के आधार पर बताती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कहता है हमें विकास के स्तर के आधार पर यानी बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे पोटेंशियल यानी संभावित के आधार पर, विकसित यानी डेवलपमेंट के आधार पर, स्टॉक यानी भंडार के आधार पर और संचित कोष यानी रिजर्व के आधार पर। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी इस विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण इस तरीके से करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखें। आगे कहता है संसाधन और संसाधनों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे संसाधनों को हम जमीन से निकालते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, हमारा देश जो है विकास के रास्ते पर तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट है वो बड़ा इससे प्रभावित होता है, एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कई समस्याएं पैदा करता है ना। जब हम संसाधनों को लगातार उनका दोहन करते चले जाते हैं, उनको उनका इस्तेमाल करते चले जाते हैं, तो आने वाले समय में ये डर लगा रहता है हमें कि संसाधन शायद खत्म हो जाए, क्योंकि संसाधन कुछ ऐसे भी हैं जिनको बनने में बहुत करोड़ों साल लगते हैं। तो ऐसे संसाधन अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर उनको बनने में काफी समय लगेगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये संसाधन जो है काफी समय लेते हैं बनने में। तो इसीलिए जब इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ समस्या भी पैदा हो जाती है, जैसे संसाधनों का क्षय यानी संसाधनों का धीरे धीरे घटना। ठीक है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता होती है जब संसाधनों का जो है ज्यादा दोहन शुरू होता है तो एक कम्युनिटी, एक समाज के लोग जो पैसे वाले होते हैं उनका स्तर ऊपर बढ़ता चला जाता है और दूसरा जो गरीब वर्ग होता है वो डाउन होता चला जाता है। तो इसके बीच में क्या है, ये आर्थिक असमानता होती है। जब हम संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्थिक असमानता का रूप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद है पर्यावरण और प्रदूषण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा हम संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स लीड्स टू रिसोर्स ऑफ डिप्लेशंस, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, एनवायरमेंटल क्या है, पॉल्यूशन। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे संसाधन को जो है ज्यादा इस्तेमाल करने से होती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है हमसे पॉइंट है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब कि वो विकास जो हमारी जरूरतों को, अभी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन भविष्य में वो किसी तरह का कोई भी दूसरे पीढ़ी के लोगों को यानी हमारे जो आने वाली जनरेशन उनको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, कि हमें अपना विकास भी करना है और अपने पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। ठीक है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि अपने फ्यूचर जनरेशंस को बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपनी जरूरतों को पूरा करना।
दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, देखा जैसे लिखा हुआ है रियो डी जेनरो, यानी पृथ्वी सम्मेलन, यानी रियो हर समिट साल कब होता है, 1992 में हुआ था। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के किस शहर में हुआ था, तो रियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से इस फोटो आप देख रहे हो, ये एक सम्मेलन की फोटो है ना। तो इस तरीके से सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर पर्यावरण के मुद्दों को सबसे आगे रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा गया। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए आयोजित किया गया, यानी अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से रियो शहर जो ब्राजील के शहर में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक, आगे कहता है संसाधन और नियोजन, यानी रिसोर्स को किस तरीके से हम प्लान करें। संसाधनों के सही उपयोग के लिए योजनाबद्ध प्रक्रिया आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम संसाधनों का सही से और एक योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी चाहिए ताकि हम संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकें, उन्हें बर्बाद ना करें। ठीक है, अभी देखिए यहाँ आगे बोला गया है हमसे भारत में संसाधन वितरण यानी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो भारत में संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में संसाधन जो है काफी पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र संसाधन के दृष्टिकोण से काफी गरीब होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें, आगे क्या कहता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, रिसोर्स distributions in India is uneven. Some regions are resources rich and some are resource poor. मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्स काफी पुअर है और कुछ ऐसे जहाँ पर रिसोर्स काफी ज्यादा है अच्छे। ठीक, चलिए आगे देखें। आगे कहता है भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्स। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग कृषि, उद्योग और आवास के लिए होता है। ठीक है, तो भूमि क्या है, एक हमारा प्राकृतिक संसाधन होता है जिसका इस्तेमाल हम खेती के लिए, उद्योगों को लगाने के लिए और आवास के लिए करते हैं। लैंड इज वाइटल नेचुरल रिसोर्स यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड क्या सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कहता है भूमि उपयोग यानी लैंड यूज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि पेपर में पूछते हैं कि भूमि का जो उपयोग होता है वो किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो मुख्य उपयोग जो होते हैं भूमि के कैसे होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया है, जंगल यानी वन लगा दिया जाता है। एग्रीकल्चर, ठीक है, वहां जंगलों को काट कर जो है क्या की जाती है, कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। बंजर भूमि, ठीक है, तो ये भी एक जो है ज्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जब हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो इतनी सारी केमिकल चीजें जब हम खेत में डालते हैं तो उससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे चारागाह यानी जो पीछे जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं भूमि को, उनकी जो जानवर होते हैं भूमि को चरकर उसको बिल्कुल जो है बंजर कर दें। तो कहने का मतलब चारागाह भी जो है ये भी, इसका इस्तेमाल भी हम भूमि यानी लैंड यूज के लिए करते हैं। और आवास और उद्योग यानी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो भूमि का उपयोग, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किन किन कामों के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है, चारागाह के लिए किया जाता है, और इंडस्ट्रीज और सेटलमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने लैंड को। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है हमसे मृदा संसाधन यानी, मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर एक मैंने डाली है इधर सॉइल रिसोर्स की। तो ये देखिए जैसे यहाँ बोला गया ऊपरी स्तर की मृदा, ठीक है, फिर इसके जस्ट अपोजिट उप मृदा, अपक्षय चट्टाने, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका। फिर इसके बाद तीसरा अर्ध स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टाने। ठीक है, तो इस तरीके से ये मृदाओं के बारे में बताया गया। और लास्ट में यहाँ पर है अपक्षय रहित आधारित मृदा। ठीक है, सबसे लास्ट की मृदा है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मृदा क्या है, हमसे पूछा गया मृदा क्या है यानी मिट्टी क्या है। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं, यानी सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पिक्चर में तो देखिए सबसे ऊपरी परत कौन सी मृदा की, ये है सबसे ऊपरी परत, ये वाली है। तो इसमें पौधे और पेड़ पौधों को जो है उगाया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया मृदा जो है पृथ्वी की क्या है, ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं, यानी सॉइल इज द
टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। ठीक, तो अब हम आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं इसकी प्रमुख, भारत में जो प्रमुख मृदाएं हैं, जो मेजर सॉइल्स हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले जो नाम आता है इसमें वो आता है हमारी किसका, जलोढ़ मृदा का। ठीक है, यानी कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है बच्चों जो जल के द्वारा लाई जाती है और एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है। तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है, ये काफी उपजाऊ होती है ना। दूसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ये बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है और इसमें खेती जो है, खेती के लिए ये काफी अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जलोढ़ मृदा के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, ये हमने बात की, हमने एलुवियल सॉइल की बात की, अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल यानी काले मृदा की। तो ठीक है, जैसे नाम से ही हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, इसका रंग जो है क्या होता है, काला होता है, इसीलिए इसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसे हम क्या, रेगुड़, रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। और ये ब्लैक सॉइल जो है, ये ज्यादातर इसका जो पार्ट है ये कहाँ पर, महाराष्ट्र और, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, एमपी के कुछ भाग में, साथ साथ ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी क्योंकि इसका रंग काला होता है इसलिए इसे हम ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी भी बोलते हैं और इसे हम रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, कर्नाटक के कुछ भाग में ये बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका इस तरीके से कुछ नजर आती है ब्लैक सॉइल। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है किस तरीके से ये दरार इन मिट्टी में दरार पड़ जाती है ना, तो इसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में कपास की खेती जो है बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। किसकी खेती, कपास यानी कॉटन की जो है खेती इसी ब्लैक सॉइल में होती है। ठीक, चलिए अब यहाँ एक चित्र और देखिए आप, यहाँ है लेटराइट मृदा, यानी कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक है, तो इस तरीके से लेटराइट मृदा दिखती है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि काली मिट्टी जो है वो किसके, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और हाई मॉइस्चर रेंटेशंस है ना, यानी कपास के लिए उत्तम होती है ये। चलिए आगे देखिए, आगे कहते हैं लाल और पीली मिट्टी यानी रेड एंड येलो सॉइल। लोहे की मात्रा इसमें अधिक होती है और ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो लाल और पीली मिट्टी जो होती है ये लोहे की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है परंतु ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, लेटराइट मिट्टी, यानी ये कौन से क्षेत्र में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पाई जाती है और न्यूट्रिएंट इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक, चलिए आगे है, नेक्स्ट बोलता है इसमें किसको, ये है मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। तो ये आप देख रहे हैं डेजर्ट है ये, इसमें सारी ये यहाँ पर रेत पाई जाती है, तो ये डेजर्ट सॉइल है। ठीक है, तो और ये डेजर्ट सॉइल कहाँ पर, बेसिकली मरुस्थलीय मृदा भी बोलते हैं हम इसको, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, रेतीली होती है और कम उपजाऊ होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि मृदा के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो मृदा है जिसे हम क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा, ये है काली मिट्टी, बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, ये सारी क्या है, ये काली मृदा है, ये सब क्या है, ये काली मृदा है। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल यहाँ गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक, चलिए समझ में आई। चलिए आगे मूव करते हैं हम। अब आगे कहता है मृदा अपर्दन। ठीक, आगे क्या कहता है, मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन क्या है, यानी सॉइल इरोजन क्या है, मृदा का कटाव जल, हवा और मानवीय क्रियाओं से होता है। जब मिट्टी का कटाव होता है जल से, हवा से और मानवीय क्रिया से, तो उसे बोलते हैं मृदा अपर्दन। यानी सॉइल इरोजन इज ए रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना, मृदा अपर्दन के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए एक चीज मैं और आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली जो मिट्टी है, ये देखिए ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली, ये सारी, ये कौन सी है, ये है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पे देखिए ये वाली जो है ये मरुस्थलीय मिट्टी है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या है, ये
काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से भारत में कई सारी मृदा है। अब ये देखिए यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी है, ठीक। ये कौन सी है, ये देखिए लाल और पीली मिट्टी है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये लैटराइट मिट्टी है, ये सारी इधर, ये यहाँ पे ये क्या है, ये सब इधर लैटराइट मिट्टी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर देखेंगे तो ये सारा क्या है, इधर ये सब पर्वतीय मृदा है, ये सब क्या है, पर्वतीय मृदा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक। यहाँ भी कुछ छोटा सा इधर सिक्किम का एरिया हो गया, यहाँ भी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मृदा अपरदन को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, मृदा के संरक्षण की, यानी सॉइल कंजर्वेशन। यानी इसके अगर हम उपाय की बात करते हैं तो कैसे है, तो मृदा का संरक्षण का मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पर जाने कि मिट्टी को अपरदन होने से बचाना, उसे कहलाता है, क्या कहलाएगा वो, मृदा का संरक्षण करना यानी सॉइल कंजर्वेशन। तो इसके मेथड क्या है, वृक्षारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें क्या, पेड़ लगाने चाहिए ताकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखें और उनका अपरदन ना हो। सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, समोच्च जुताई, कंट और प्लगिंग करनी चाहिए, और वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में करना चाहिए, ठीक है। इन तरीकों से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया मृदा संरक्षण की विधियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मृदा संरक्षण की विधि है, कौन कौन सी, समुचित जुताई है, ये मृदा संरक्षण की विधि है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे टेरेस फार्मिंग हो गया है ना, तो ढाल वाली जो भूमि पर सोपन बनाए जा सकते हैं, ये भी मृदा संरक्षण की विधि, यानी टेरेस स्टेप टेरेस कैन बी मेड ऑन द स्लोपिंग ऑफ लैंड, यानी ठीक है। तो हम जो है ढाल वाली भूमि पर टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, यानी सोपन कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। तो जब भी हम सीढ़ीदार खेती या सोपन खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, वो मृदा का यानी मिट्टी का कटाव रोकती है और अपरदन को नियंत्रित करती है, ठीक। आगे देखिए, जैसे पश्चिमी मध्य हिमालय में सोपन अथवा सीढ़ीदार खेती काफी प्रचलित या विकसित है। टेरेस फार्मिंग इज वेल डेवलप्ड इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयास, है ना। तो यहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग पाई जाती है। अब ठीक है, देखिए आगे कहता है बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, यानी लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है, घास स्ट्रिप्स आर ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, है ना। तो जो दो इस तरीके से अगर कोई जगह है तो यहाँ पर घास उगा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती है। तो दीज रिड्यूस द फोर्स जनरेट बाय द विंड्स, मतलब कि अगर हम इस तरीके से घास की पट्टियां उगाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हवा के प्रभाव को जो है कम किया जाता है। इस तरीके से इस तरीके को पट्टी कृषि यानी स्टेप फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। स्टेप फार्मिंग बोला जाता है, यानी फसलों के बीच में घास की जो पट्टियां उगाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, आगे कहते हैं पेड़ों को कतारों में लगाकर एक शेल्टर बेल्ट यानी रक्षक मखेला बनाने भी पवनों की गति को कम करता है। तो जैसे जितना हम रक्षक मखेला बनाएंगे, पेड़ों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं जिसे रक्षक मखेला बोला जाता है, उससे भी पवनों की गति कम हो जाती है। प्लांटिंग ट्रीज इन रोज फ्रॉम शेल्टर बेल्ट्स आल्सो रिड्यूस विंड स्पीड, ठीक है। तो अंतिम पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है, इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत के रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। यानी कि दी शेल्टर बेल्ट हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स इन द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आप बच्चों का खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर अपने कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को अपने जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है और अब आप लोगों के लिए आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है बनाया जाएगा। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।